हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ऑटोबायोग्राफी की जो एक एक्सटर्नल फाइल आपकी बनती है उससे रिलेटेड हम अपना एक असाइनमेंट यहाँ पे आज लेकर के आ रहे हैं। तो ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ाइल है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरीके से आपको कवर पेज को तैयार करना होता है। आप डेकोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि अपने कॉलेज का नाम आपको मेंशन करना होता है यहाँ पर, ठीक है। आपका जो भी कॉलेज है, ठीक है, जहाँ से आप बीएड कर रहे हो उस कॉलेज का नाम आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद हमने 2019-21 का ही बैच है तो वो हमने यहाँ पे डाला है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर डाला है। विषय आपको ज़रूर लिखना होता है बाहर से, ठीक है। ये ज़रूरी है विषय लिखना, ताकि बाहर से ही आपका जो भी एग्जामिनर या जो भी आपके टीचर देखें तो उन्हें पता चल सके कि ये किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक के ऊपर आपकी फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करना है, तो यहाँ पे विषय आप लिखोगे। उसके बाद सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय, ये दो चीज़ें आपको जो है सबसे नीचे आपको मेंशन करनी होती है। उसके आगे आप जो है अपने टीचर का नाम लिख सकते हो और सबमिटेड बाय में वो अपना नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंडेक्स की ओर। तो इंडेक्स में देख लेते हैं। नेम की जगह पे आपको नेम लिखना होता है अपना, ठीक है, जो भी है, रोल नंबर, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं यहाँ पर। ये चीज़ें तो आप खुद ही सही फिल कर सकते हो। उसके बाद हम अपने कंटेंट पर आते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कि हमने क्या क्या से टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक अपने जो है इस ऑटोबायोग्राफी के असाइनमेंट के अंदर लिए हैं। तो सबसे पहले हम आत्मकथा, हिंदी में है ये फाइल्स, ओके, हिंदी में। तो आत्मकथा को हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। आत्मकथा की डेफिनेशन को हम मेंशन करेंगे। उसकी क्या विशेषताएं होती है उसे हम मेंशन करेंगे। तत्व कौन से होते हैं आत्मकथा के अंदर उनको भी हम मेंशन करेंगे। उसके बाद का जो भी आपका कंटेंट होता है वो उस पर बेस्ड होता है, जो भी आपका मेन टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक लिया है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ये असाइनमेंट तैयार कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हमने बिल गेट्स के ऊपर ये लिखा है, ये टॉपिक लिया है। आप चाहे तो महात्मा गांधी ले सकते हैं, आप चाहें तो और भी ऐसे काफ़ी सारे जो हैं पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमने आत्मकथा हेडिंग लिख करके उसे मेंशन किया है, ठीक है। पेज मैंने यहाँ पे दोनों साइड के पेज दिखाने की कोशिश की है। ओके, इतना ठीक है। बेसिकली जब भी आप बीएड के असाइनमेंट तैयार करें आप किसी न किसी थीम बेस्ड पर जरूर बनाएं। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है आत्मकथा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इस तरीके से एक आपको दिख रहा होगा एक ह्यूमन का इस तरीके से एक जो है थीम यहाँ पर डाल दिया है और उसके अंदर जो है मैंने ये सारा का सारा कंटेंट अपना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी होता है ये कि मतलब अगर आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं ये इस चीज़ को दिखाता है। तो देखते हैं कि आत्मकथा के अंदर हमने किन चीज़ों को लिया हुआ है। तो आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है, ठीक है। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण से लिखी जाती है। इसमें लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा सकता है। इसमें लेखक कुछ मात्रा में असत्य वर्णन भी कर सकता है। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन, परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव और क्षमताओं और दुर्बलताओं तथा अपने समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। यह सहानुभूति का सबसे सरल माध्यम है, ठीक है। यह जीवनी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है, ठीक है। अब ये जीवनी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय कैसे होता है, क्योंकि जीवनी जब कोई जीवनी होती है ना, वो कोई पर्सन किसी दूसरे के बारे में जीवनी लिखता है, ठीक है। आत्मकथा वो स्वयं के बारे में होती है। दोनों के अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं और कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी एक पर्टिकुलर को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल
सही है। ठीक है, जीवनी में हमें जितना पता होता है किसी पर्सन के बारे में हम सिर्फ उतना ही लिख पाते हैं, और आत्मकथा में क्या होता है कि हम जितना लोगों को अपने बारे में बताना चाहते हैं बस उतना ही हम बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही कुछ उनके लाभ भी हैं और कुछ उनकी हानियां भी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आत्मकथा की परिभाषा पे। तो क्या होती है आत्मकथा की परिभाषा? ठीक है, यहाँ पे हमने जो है इसके लेफ्ट साइड के पेज में आपको दिख रहा होगा कुछ हमने इस तरह से डायग्राम इंटरनेट के थ्रू निकाले हुए हैं। यहाँ पे हमने इसकी एक डेफिनेशन भी निकाली हुई है ऑटोबायोग्राफी की। तो यहाँ पे हम हिंदी को मेंशन कर रहे हैं, तो हिंदी में इंसाइक्लोपीडिया द्वारा क्या है कि आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा है जो स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। ये इंसाइक्लोपीडिया द्वारा दी गई डेफिनेशन है। सेकंड है कैसेल द्वारा। तो इन्होंने क्या कहा था कि आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का विवरण है जो स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जीवनी के अन्य प्रकारों से सत्य का अधिकतम समावेश होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि होता है, ठीक है, होना चाहिए बोला। ठीक है, क्योंकि मतलब जब भी कोई पर्सन अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो मतलब उसे सही चीज़ें बतानी चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा है कि आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश काल परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा दी गई डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन हमने यहाँ पर दी हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि है हमारा आत्मकथा की विशेषताएं। विशेषताओं की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 5 विशेषताएं आत्मकथा की ली हैं। कौन सी हैं वो? फर्स्ट है इसमें आत्मविश्लेषण, दूसरा है इसमें आत्मालोचन, थर्ड है इसमें लेखक का समाज से परिचय, फोर्थ इसमें है घटनाओं का विवरण, और जो फिफ्थ और लास्ट इसमें हमने लिया है वो है वास्तविक जीवन से परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन 5 को थोड़ा सा डिफाइन किया है, थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। राइट और जिसके लेफ्ट साइड पर भी हमने कुछ पिक्चर इस तरीके से पेस्ट करे हैं। तो नेल्सन मंडेला का है, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पे हमने एक पिक्चर पेस्ट किया है, बिल गेट्स का भी पेस्ट किया और महात्मा गांधी का पेस्ट किया है। इससे रिलेटेड कुछ अदर पिक्चर्स हमने जो है, अच्छा बस इतने ही लिए हैं, कुछ और पिक्चर्स हमने अपने अगले पेज पर पेस्ट किए हैं। अच्छा यहाँ पे किए थे हमने APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पे पेस्ट किया था, और ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ पिक्चरों को पेस्ट किया। उसेन बोल्ट का हमने किया है, तो इन सभी के ने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी, तो उनके जो है हमने यहाँ पे पिक्चरों को पेस्ट किया है। फर्स्ट आता है अब इसमें कौन कौन सी विशेषता है, मैं आत्मविश्लेषण। तो आत्मविश्लेषण में क्या आता है कि आत्मकथा में लेखक खुद का विश्लेषण करता है। ठीक है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण करता है। इसमें लेखक उन तथ्यों को भी उजागर करता है जिससे उसके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आत्मकथा लेखन का काफ़ी हिम्मत का काम माना जाता है क्योंकि हर व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वह अपनी कमजोरियों को समाज के सामने रख सके। तो ये होता है आत्मविश्लेषण। दूसरा है हमारे पास आत्मालोचन। तो आत्मालोचन में क्या है कि आत्मालोचन आत्मकथा की महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मकथा में लेखक खुद को काफ़ी करीब से देखता है, ठीक है, तथा अपने सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं का काफ़ी निकटता से अवलोकन करता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा आत्मलोचन। उसके बाद थर्ड है हमारा कि लेखक का समाज से परिचय। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आत्मकथा में लेखक का समाज से परिचय भी होता है। समाज लेखक की आत्मकथा को पढ़कर उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे समाज का लेखक के जीवन में उन घटनाओं और तथ्यों का परिचय होता है जिससे समाज आज तक अनभिज्ञ था। ठीक है, क्योंकि जब वो अपनी कोई ऐसी चीज़ों को बताएगा, ठीक है, जो नहीं पता है और लोगों को, जो समाज के अन्य लोगों को नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है लोग जब उसकी उन पर्सन्स की आत्मकथा को पढ़ेंगे तो उन घटनाओं से परिचित होएंगे। ठीक है, तो लेखक का समाज से परिचय यहाँ पर होता है। उसके बाद है घटनाओं का विवरण, मतलब कौन कौन सी घटनाएं बीती हैं उनके टाइम में, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं बीती, तो उसका वो विवरण वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण भी प्रस्तुत करता है। उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं लेखक अपनी आत्मकथा में उसका विवरण करता है। ठीक है,
और जो 5th पॉइंट इसमें था हमारा लास्ट पॉइंट, वो था वास्तविक जीवन से परिचय, यानी कि आत्मकथा लेखक के वास्तविक जीवन का परिचय देती है, क्योंकि आत्मकथा में उन बातों का विवरण होता है जिनसे पाठक क्या है, अनभिज्ञ होता है, ठीक है, नहीं पता होता है उससे जो बातें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, और जब वो पर्सन अपनी आत्मकथा में उन चीज़ों को बताते हैं तो तब वो लोगों को पता चलती हैं और लोग उन्हें जान पाते हैं कि मतलब आखिर उस समय वो किस तरीके से उन्होंने वो सिचुएशन हैंडल की होगी, ठीक है। तो क्योंकि हर आदमी के जीवन में वे बातें होती है जो बस उसी से संबंधित होती हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि आत्मकथा के तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 5 तत्वों को हमने यहाँ पे लिया है। कौन कौन से हैं वो तत्व? फर्स्ट है वर्ण विषय, सेकंड है चरित्र चित्रण, थर्ड है देश काल, फोर्थ है उद्देश्य, और जो लास्ट है वहाँ पे भाषा शैली, ठीक है। यहाँ पे हमने इन सभी को थोड़ा थोड़ा जो है एक्सप्लेन किया है। वर्ण विषय क्या होता है कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और विषयों का वर्णन करता है। लेखक द्वारा आत्मकथा में वर्णित विषय की सत्यता का होना जरूरी है। आत्मकथा का वर्ण विषय काल्पनिक नहीं वरन यथार्थ पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया है कि जो आत्मकथा का वर्ण विषय है, यानी कि जो उसका मेन टॉपिक होता है, वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए बल्कि वो रियलिटी वाला होना चाहिए, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। आत्मकथा में रोचकता, स्पष्टवादिता, यथार्थता, सत्यता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता होनी चाहिए, जिससे आत्मकथा श्रेष्ठ होती है, ठीक है। तो ये था इसकी वर्ण विषय। सेकंड है यहाँ पे चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण में देख लेते हैं कि क्या है। आत्मकथा लेखन कि मैं आत्मकथाकार ही खुद मुख्य पात्र होता है। आत्मकथाकार के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह निष्पक्ष एवं निर्दोष भाव से आत्मविवेचन करे। उसके आत्म प्रकाशन में किसी तरीके का मोह नहीं होना चाहिए। इस तरह की आत्मकथा ही सच्ची आत्मकथा है या ऐसी मानी जाती है, ठीक है। थर्ड था हमारे पास देश काल, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं आत्मकथा के तत्व, ठीक है। तो तत्वों में थर्ड है हमारे पास देश काल, यानी कि आत्मकथा में सजीवता लाने के लिए देश काल का होना आवश्यक माना जाता है। देश काल का असर प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इससे उनकी उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है जिसमें वह आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ भाषा शैली। तो भाषा शैली में क्या है कि आत्मकथा में भाषा शैली का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। शैली किसी विषय वस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो उस विषय वस्तु को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण बनाते हैं। इसी के कारण आत्मकथा पाठक के मन में अपना प्रभाव डाल पाती है। इसलिए लेखक को निसंकोच रूप से अपने जीवन का वर्णन करना चाहिए जिसका पाठक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को थोड़ा मेंशन कर लिया था। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बुकमार्क भी यूज़ किया था, बिल गेट्स का जीवन परिचय। वो थोड़ा कट गया है आई थिंक PDF में, तो ठीक है, चलिए हम यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। इसके जो लेफ़्ट साइड में है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने उनकी एक बचपन की फ़ोटो लगाई हुई है और एक बार वो फ़ोटो लगाई है जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कर दी थी, ठीक है। तो बिल गेट्स का जीवन परिचय हम देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है जन्म, यानी कि बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है। बिल गेट्स का जन्म सेटल वॉशिंगटन में हुआ था। बिल गेट्स का जन्मदिन 28 अक्टूबर 1955 में, ठीक है, हुआ था। इनकी रुचि बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में थी। इन्होंने महज 13 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाई, जिसके चलते वे टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए बिजनेस योजनाओं और आक्रामक बिजनेस रणनीति बनाने लगे, ठीक है। तो 13 साल की उम्र में ही इन्होंने इस तरीके से बिजनेस से रिलेटेड रणनीतियाँ ये बनाने लगे। उसके बाद आता है उनकी फैमिली, यानी कि परिवार में कौन कौन है, ठीक है। तो बिल गेट्स के माता पिता साधारण जीवन जीने वाले थे। इनके पिता विलियम हेनरी गेट्स ने वकालत में करियर बनाया हुआ था और वे चाहते थे कि बिल गेट्स भी वकालत में ही जाएं या वकालत को ही अपनाएं, ठीक है। इनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल है, जो कि वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती हैं, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत,
यानी कि जो बिल गेट्स हैं और उनके पार्टनर पॉल एलन ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस के बल पर आज वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद आती है उनकी कमाई, यानी कि बिल गेट्स की कमाई के बारे में, पहली कमाई के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने उनकी फैमिली का एक पूरा फोटो जो है पेस्ट किया है। इंटरनेट के थ्रू आपको ये हर कहीं मिल जाएगा। जब भी आप बिल गेट्स डालोगे तो इस तरीके से आपको सारे के सारे ये पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो बिल गेट्स की पहली कमाई क्या है? सन 1970 में बिल गेट्स जब केवल 15 साल की उम्र में थे, अपने पार्टनर पॉल एलन के साथ मिलकर ट्रैफ और डेटा प्रोग्राम बनाया था जो सेटल सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नज़र रखता था। उन्हें इस कोशिश के लिए $20,000 दिए, जो कि उनकी पहली कमाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में, यानी कि बिल गेट्स की शादी फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से सन 1994 में हुई। इनके 3 बच्चे हैं। वर्तमान में बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वॉशिंगटन स्थित मेडिना में अपने सुंदर घर में रहते हैं, जिसकी कीमत $1250 लाख है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत। तो यहाँ पे है उनकी ये बीवी, ठीक है, इनकी वाइफ के साथ इनका जो है यह पिक्चर है, और इन्हीं के नाम पर इनका जो है, इन दोनों के नाम पर इनका जो है फाउंडेशन चलता है, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो कि पारदर्शिता से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है। उनका यह फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष दान में देता है जो सरकार द्वारा नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, जैसे कृषि हो गया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कॉलेज छात्रवृत्ति, एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु। इन चीज़ों के लिए जो है फाउंडेशन क्या देता है? पैसे देता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिल गेट्स के दान पुण्य के कार्य, काम कहाँ कहाँ उन्होंने दान करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उनके द्वारा लिखे गए कुछ जो है वाक्यों को हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है बिल गेट्स के दान के काम। कि सन 1999 में बिल गेट्स ने MIT कॉलेज की कंप्यूटर लैब बनाने के लिए $20 मिलियन दान दिए थे, जिस लैब का नाम विलियम H गेट्स बिल्डिंग रखा गया। नेक्स्ट है सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का नाम दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट फाउंडेशन में आता है, जिसका उद्देश्य समाज के लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि और दुनिया भर में अत्यधिक गरीबी को कम करना है। थर्ड इसमें है कि सन 2010 में बिल गेट्स ने मशहूर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट और फेसबुक के फाउंडर CEO मार्क जुकरबर्ग के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान कर देंगे या दान करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी हैं? तो इसमें एक बुक है जो इन्होंने लिखी है, वो है आगे की योजना, द रोड अहेड। ठीक है, तो बिल गेट्स द्वारा लिखित यह पुस्तक कार्यकारी नाथन मायरलॉर्ड मायहरॉड कार्यकारी नाथन मायहरॉल्ड और भौतिक पिता रिनरसन के साथ मिलकर नवंबर 1995 में प्रकाशित हुआ है। इसने व्यक्तिगत इनपुट क्रांति को संक्षेप में प्रस्तुत किया और वैश्विक स्तर पर सुपर हार्वेक के आगमन से भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन यहाँ पर किया है इस बुक में, द रोड अहेड में। सेकंड जो उनकी बुक है वो है बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट। ठीक है, ये भी इनकी एक पुस्तक है जो इन्होंने 1999 में जो है प्रकाशित की थी। ठीक है, उसके बाद आता है इनकी जो है पुरस्कारों के बारे में कि आखिर कौन कौन से अवार्ड जो है इन्हें मिले थे। तो यहाँ पे हमने एक बॉम्बे अवार्ड बताया हुआ है, 2013 में इनको मिला था ये अवार्ड। ठीक है, उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स को भी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ, ठीक है, फ्रीडम करके इन्हें मिला है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन भी किया होगा। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसे पुरस्कार कौन कौन से इन्हें मिले हैं।
तो बिल गेट्स को कई सारे सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है, इनमें से कुछ हैं। तो फर्स्ट है इसमें टाइम मैगजीन ने बिल गेट्स को 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताया था। सेकेंड है इसमें पूरे विश्व की कई यूनिवर्सिटियों ने बिल गेट्स को हॉनर की उपाधि दी है। थर्ड है इसमें सन 2006 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी को मैक्सिकन सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। उन्हें पूरे विश्व के में स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि सन 2016 में बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के नाम से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें उनके परोपकारी कार्यों जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य तथा गरीबी दूर करने के कार्यों के लिए दिया गया। तो यहाँ पे हमने कुछ सन हमने मेंशन किए हैं जिन सन में उनको जो है इस तरीके से पुरस्कृत किया गया था। 1992 में, 94 में, 97 में, 2010 में भी। 2010 में उन्हें 2 अवार्ड मिले हैं, 2013 में भी उन्हें 2 अवार्ड मिले हैं और ऐसे ही 15-16 में भी उन्हें एक अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर है। उसके बाद थोड़ा हमने यहाँ पे डिटेल लिखी है। स्वच्छता का जो फैलाने पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने जो है रिसीव अवार्ड से सम्मानित किया था। तो इस कंटेंट को भी आप किसी एक पर्टिकुलर पेज पर लिख सकते हो, ठीक है, राइट साइड पर। बट मेरे पास जो है पेज नहीं था उसमें, तो मैंने यहीं पे लिखा हुआ था। बेसिकली यहाँ पे इतना कुछ नहीं है कि कौन कौन से लक्ष्यों को जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है देखता है, किन किन क्षेत्रों को। तो यहाँ पर वो है गरीबी हटाना, भूख हटाना, अच्छा स्वास्थ्य, इस तरीके से जलवायु से रिलेटेड भी अगर कोई अच्छे काम कोई कर रहा है तो वहाँ पे भी उन्हें अवार्ड मिल सकता है। तो इस तरीके से वो इन फील्ड में जो है अपने अवार्डों को देते हैं। उसके बाद है बिल गेट्स के बारे में अनजानी बातें। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो नहीं जानते हैं ज़्यादातर लोग बिल गेट्स के बारे में? तो इसमें है कि मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो बनाया था। उसके बाद है बिल गेट्स का बचपन का नाम ट्रोय था। बिल गेट्स बचपन से ही अपने मित्रों से कहा करते थे कि वे 30 की उम्र तक मिलेनियर हो जाएंगे, और जो बात उनकी सच हुई। ठीक है, वे 31 साल की उम्र में मिलेनियर बन चुके थे। उसके बाद है सन 1977 में न्यू मैक्सिको में लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सन 1994 में लियोनार्डो दा विंसी द्वारा लिखित पेजों का कलेक्शन कोडेक्स लेस्टर को बिल गेट्स ने $30.8 मिलियन में खरीदा था। उसके बाद है कि बिल गेट्स को इस बात का दुख था कि उन्हें किसी अन्य देश की भाषा नहीं आती है। उसके बाद है फेसबुक के को फाउंडर मार्क से मिलने के बाद उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था। इससे पहले वे सोशल मीडिया पर नहीं थे। नेक्स्ट है, यदि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी असफल होती तो बिल गेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक खोजकर्ता होते। उसके बाद है कि बिल गेट्स ने अपने बच्चों को केवल $10 मिलियन ही दिए हैं। उसके बाद बची हुई संपत्ति नहीं दी जाएगी उनके बच्चों को, ठीक है, वो सब दान की जाएगी। उसके बाद है कि बिल गेट्स की पसंदीदा किताब बिजनेस एडवेंचर है। नेक्स्ट जो है कि सन 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। उन्हें हॉनर की डिग्री प्राप्त की गई। इसी यूनिवर्सिटी से 32 साल पहले बिल गेट्स ने पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं कि बिल गेट्स हर साल भारत के जो गरीब हैं उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य करते रहते हैं। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर $4,200 कमा लिए थे। फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर श्रेणियों में बिल गेट्स का नाम लगातार 11 वर्षों तक पहले नंबर पर आता रहा। संसार की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव बिल गेट्स द्वारा रखी गई थी। उनके द्वारा जो 2 पुस्तकें लिखी गई हैं वो है द रोड अहेड, और जो दूसरी है वह बिजनेस @ द स्पीड ऑफ थॉट। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए अब तक $26 बिलियन दान कर चुके हैं। इनका जो ये फाउंडेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की फुल टाइम चेयरमैनशिप 27 जून 2018 को छोड़ दी थी। उसके बाद बिल का पूरा समय परोपकारी कार्यों में लगा रहता है या लग जाता है।
फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल गेट्स द्वारा एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की शुरुआती दौर पर बनी फिल्म पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है हमारा इस जो ऑटोबायोग्राफी जो फाइल है, इसमें जो लास्ट में आता है वो है संदर्भ। तो संदर्भ में आपको वो चीज़ें लिखनी है, मतलब जिस बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऑटोबायोग्राफी आपने देखी है। ठीक है, तो नाम है यहाँ पे विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। जन्म स्थान है उनका, जन्म स्थान यहाँ पे हो गया, और जन्म की डेट यहाँ पे हो गई, माता पिता बच्चे हो गए। ठीक है, नॉन फॉर किस लिए जाने जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता हैं। पुस्तकें उन्होंने कौन सी लिखी उसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। किस पुस्तक के बारे में हमने जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, मतलब किस पुस्तक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो थी हमारी द रोड अहेड। इस पुस्तक को हमने यहाँ पर बताया था कि उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। लेखक है ये उनके। ठीक है, भाषा किस भाषा में, वो अंग्रेजी भाषा में। प्रकाशक कौन है, इसका पेज कितने हैं, इसमें 286 हैं। ISBN नंबर इसका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक जो है क्यूट्स इनके द्वारा बता दिया है कि सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। ये एक बिल गेट्स द्वारा बोले गए वाक्य हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।